हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज हम कर रहे हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट और ये क्वेश्चंस लिए गए हैं एसएससी द्वारा आयोजित जनरल ड्यूटी कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि 25 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Tura is located on which hill falling under the mild to very humid agroclimatic zone? तुरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? और ऑप्शंस हैं खासी पहाड़ी, लाहौर पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी या फिर गारो पहाड़ी। आपने ये ऑप्शंस देख के अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से की बात हो रही है। तो इनमें से सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गारो पहाड़ी। और तुरा जो है वो एक सिग्निफिकेंट टाउन है, मेघालय का एक महत्वपूर्ण शहर है जो गारो पहाड़ियों में स्थित है। गारो पहाड़ियाँ अपने आर्द्र जलवायु के लिए जानी जाती हैं और इनका हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनुशीलन समिति एवं युगांतर किस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित थे? अनुशीलन समिति एंड युगांतर वर एसोसिएटेड विद व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज? ऑप्शन ए है संवैधानिक सुधार, क्रांतिकारी गतिविधियां, अहिंसक विरोध या फिर सामाजिक सुधार। और अनुशीलन समिति और युगांतर समिति ये ऑप्शन बी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। अनुशीलन समिति और युगांतर दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की वकालत की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या 9वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था? Which of the following was the theme of the 9th 5-year plan? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एवं तीव्र औद्योगिकीकरण, बी गरीबी दूर कर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, सी सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास या फिर ऑप्शन डी समावेशी विकास और सामूहिक विकास को बढ़ावा देना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का क्या विषय था? तो भाई 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका विषय था ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसका क्या अर्थ है? इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना का, और ये कब से कब तक थी? ये थी 1997 से लेकर 2002 तक थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था समान वितरण और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक विकास प्राप्त करना। चौथा क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट की अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की निर्धारित की गई है कितने पर फिक्स की गई है? 1/4, 1/3, 1/5 या हाफ यानी 1/2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1/3 पर की गई है। यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। अब कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जिसमें विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तक निर्धारित की गई है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण या पद्म भूषण? तो भाई जो जानकारी है उसके अनुसार इनको पद्मश्री मिला हुआ है
और काफ़ी पहले मिल गया था, ये शायद 1980s में मिला था, पद्म भूषण मिला हुआ है। और ये भी सन 2000 से पहले मिल गया था। तो 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला है, ये क्वेश्चन की सही जानकारी कहीं नहीं मिली है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये एसएससी के एग्ज़ाम में तो आया था, अब पता नहीं उसमें ऑप्शंस या तो कुछ रह गया है या कुछ और ऑप्शन होगा। 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। नागालैंड का कौन सा उत्सव प्रति वर्ष 1 दिसंबर को शुरू होता है? विच फेस्टिवल ऑफ नागालैंड बिगन्स एवरी ईयर ऑन December 1st? वांगला उत्सव, लोसुंग उत्सव, या बिहू उत्सव, या फिर हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो नागालैंड में जो 1 दिसंबर से शुरू होता है वो होता है ऑप्शन डी, हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसमें 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और ये जो नागा की जनजातियां हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी रिच जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो हेरिटेज है, उसको प्रदर्शित करने का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? अमजद अली खान, तानसेन, रोनू मजूमदार, या फिर ऑप्शन डी उस्ताद अली अकबर खान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उस्ताद अली अकबर खान। और अली अकबर खान क्या बजाते थे, किस चीज़ के वो मास्टर थे, उस्ताद थे? सरोद वादक थे, वो सरोद बजाते थे, सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राथमिक घाटा क्या है? कुल घाटा जमा ब्याज भुगतान, बजट घाटा माइनस पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व घाटा जमा पूंजीगत व्यय, कुल घाटा घटा ब्याज भुगतान। तो जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो होता है ऑप्शन डी। एक तो कुल घाटा, फिर उसमें जो ब्याज इंटरेस्ट पेमेंट्स जो करनी है वो, तो इनको मिलाने के बाद ये आता है ऑप्शन डी, प्राइमरी डेफिसिट। जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट, टोटल डेफिसिट। और ये क्या दिखाता है, ये इंडिकेट करता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन्स। 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर मतलब जो मैस्कोट होता है गेम्स में, जिसका नाम जूही है, किस जानवर से प्रेरित है? अभी बात 2023 की हो रही है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की। तो उसमें जूही था मैस्कोट, और ये जूही क्या था, कौन सा एनिमल था? मोर, शेर, हाथी, या फिर स्वैम्प डियर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाथी, एलिफेंट। ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है उससे प्रेरित होकर बनाया गया था। 10th क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें से कौन से स्टेट की लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है? मिजोरम, असम, मणिपुर, या फिर नागालैंड? तो भाई इनमें से मिजोरम जो है ना, उसका लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है। कितना था? 2011 में था ये 91.33% था लिटरेसी रेट। प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली 3 एज सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेसलर, जॉन मोरे, क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन, या फिर रॉबर्ट थॉमसन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन। और ये 3 जो इसमें बात की गई है कि 3 एज सिस्टम, ये 3 एज सिस्टम कौन से हैं? तो ये 3 एज सिस्टम है। एक तो स्टोन एज की बात होती है कि जब स्टोन के पाषाण काल जिसको क्या कहा जाता है, पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद
ब्रोंज एज पाषाण काल, और ये हो गया कांस्य युग। और ब्रोंज एज के बाद था फिर आयरन एज। आयरन एज मतलब लोह युग। ये हो गया पाषाण युग, ये हो गया कांस्य युग, और ये हो गया लोह युग। तो ये 3 युग थे, और इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो की थी ऑप्शन सी, क्रिश्चियन जर्गेशन थॉमसन ने। 12th क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के 7वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कांस्टेबल का एग्जाम है, एसएससी द्वारा आयोजित जनरल ड्यूटी का, और उसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की अध्यक्षता किसने की थी 7वें सत्र की। अब कोई पढ़े तो कितना पढ़े और क्या क्या पढ़े। चलो कोई नहीं भाई, आंसर तो बताना है, तो वो है ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। उन्होंने की थी इसकी अध्यक्षता। और ये जो प्रहलाद जोशी, ये कोयला और खान मंत्री हमारे रहे हैं अक्टूबर 2024 में। WTO का प्राथमिक कार्य क्या है? What is the primary function of WTO? WTO बोले तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? आजकल तो आप न्यूज़ में देखते होंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो अपना खुद का ही अपनी टैरिफ्स के लगा रहे हैं अलग अलग देशों पे अपने हिसाब से। तो WTO की प्रासंगिकता थोड़ी सी कम हो गई है। चलो फिर भी इसका प्राथमिक कार्य क्या है? केवल घरेलू व्यापार को बढ़ावा देना, डोमेस्टिक ट्रेड को नहीं, फिर पूरे वर्ल्ड की कहाँ से बात बनेगी। वैश्विक पर्यटन को विनियमित करना, खाली पर्यटन की ही बात नहीं होती है, तो पूरा ट्रेड है। विकासशील देशों का वित्त पोषण करना, खाली डेवलपिंग कंट्रीज का नहीं, वो तो डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में भी, पॉलिसीज के बारे में सोचते हैं। ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंश्योर फेयर कंडक्ट। तो ये वाला जो ऑप्शन डी है ये इसका सही उत्तर होगा। ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग करते हैं? एनोक्सेनिक photosynthetic bacteria use which of the following compounds as electron donors? Option A glucose, B carbon dioxide, C hydrogen sulfide और C water। प्रकाश संश्लेषण ये प्राइमरी स्कूल्स में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है, तीसरी चौथी क्लास में ही फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो थोड़ी हाई स्कूल लेवल की है। तो यहाँ पर किसको इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज़ होता है? वो होता है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फार्मूला होता है? H2S। तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति नेशनल यूथ पॉलिसी NYP किस वर्ष आरंभ की थी? A 2014, B 2015, C 2018 और D है ऑप्शन 2016। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2014। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसी वर्ष 2014 से ये नेशनल यूथ पॉलिसी आरंभ की गई थी।
तो इसको याद रखने का ये तरीका हो सकता है। 16th क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियों का प्रावधान किया था? हाउ मैनी लिस्ट फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द फेडरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द provinces were provided by the Government of India Act 1935? 1, 2, 1, 4, 3 कितनी सूचियां थी? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 3 सूचियां। और ये थी संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। यानी कि एक तो थी फेडरल लिस्ट, दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरी थी कॉन्करेंट लिस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। YS जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने 2024 में अपना मुख्यमंत्री पद खो दिया, यानी कि इलेक्शन हार गए थे, ऐसे नहीं कि कहीं जा रहे थे रास्ते में खो गया। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? ये किस पार्टी से संबंधित है? तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना पार्टी, युवजन श्रमिक रायधु कांग्रेस पार्टी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, युवजन श्रमिक रायधु कांग्रेस पार्टी। और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। और ये जगन मोहन रेड्डी, इनके फादर भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के। 18th क्वेश्चन, क्वथन और वाष्पीकरण क्रमशः डैश और डैश परिघटनाएं हैं। बॉइलिंग एंड इवापोरेशन आर रेस्पेक्टिवली डैश एंड डैश फिनोमेना। सरफेस एंड बल्क, बल्क एंड सरफेस, बल्क एंड बल्क, सरफेस एंड सरफेस। तो ये किस तरह की परिघटनाएं हैं? ये हैं बल्क एंड सरफेस। अब बल्क एंड सरफेस कैसे हैं? ये यहाँ पर आएगा बल्क और यहाँ पर आएगा सरफेस। बल्क एंड सरफेस कौन सा? ऑप्शन बी। देखो, boiling is a bulk phenomena because it occurs throughout the liquid when the vapor pressure equals the external pressure। और जो evaporation होता है on the other hand, ये एक surface phenomena होता है because it occurs only at the liquid's surface at any temperature below its boiling point। ठीक है, evaporation सिर्फ और सिर्फ उसकी सतह पर होता है, boiling bulk है, पूरे में होता है। 19th क्वेश्चन है, रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, बी मणिपुरी, सी सत्रिया या डी छऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मणिपुरी। रासलीला मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में एक प्रमुख विषय है जो राधा और भगवान कृष्ण के बीच भक्तिपूर्ण प्रेम को दर्शाता है, जिसमें अक्सर जटिल और सुंदर गतियां शामिल होती हैं। 20वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उपलक्ष्य में खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट कितने शहरों में आयोजित किया गया था? 20, 10, 5 या 15? तो बात हो रही है 10 कदम, तो इसलिए 10 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जीके के क्वेश्चंस। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं फरवरी 2025 में एसएससी के जनरल ड्यूटी कांस्टेबल एग्जाम से। तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस है ना, कि
2023 में फलां वाला वो हुआ था, कोई आयोजन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, है ना। ये 1935 की लिस्ट का बताओ, उसमें कितनी सूचियां थी। तो इन्हीं चीज़ों से आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम किस लेवल के आ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, आपको किस तरह की अपनी तैयारी करनी है। ये नहीं कि जो इंटरेस्टिंग से और ऐसे सुने सुनाए से क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसे बोरिंग से डल से क्वेश्चंस आते हैं जिनकी तरफ पढ़ने का मन नहीं करता, इस तरह के टॉपिक होते हैं। लेकिन पढ़ने पड़ेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जीके का टेस्ट। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि ये क्वेश्चंस हमने एसएससी जीडी एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 25 Feb 2025 से लिए हैं। और इसी तरह के एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो आई होप कि ये जो टेस्ट है आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आगे आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस काम आ सकते हैं। So thanks for watching this video and please like, share and subscribe. Pass Karo Test.